नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे थे वायु प्रदूषण के बारे में और 2 पार्ट हमने कर लिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं 3 नंबर पार्ट के बारे में। ये तो बात है हमारे चैप्टर की। हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके थे अम्लीय वर्षा तक और आज हम अम्लीय वर्षा से आगे शुरू करने वाले हैं, यानी 7 नंबर पॉइंट तक कर चुके थे। आज हमारा जो वायु प्रदूषक है उसके कारण होने वाली घटना है 8वीं, पर्यावरणीय समस्याएं। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में। जैसे अगर बात करें, ग्रीन हाउस प्रभाव हो गया, ओजोन परत हो गया, ओजोन परत में क्षरण हो गया, इनकी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो को अंत तक तो आपको देखना ही देखना है। इसके साथ साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, लगभग मैं आपको बायोलॉजी के अंदर सेंटर क्लास करवा चुका हूं। लगभग हमारी 15-16 क्लास हो रहेंगे, उसके बाद कंप्लीट, यानी 100 क्लास में तो पूरी साइंस कंप्लीट है, मतलब पूरी बायोलॉजी कंप्लीट है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा बायोलॉजी के अंदर। 100 क्लास के बाद 100 क्लास अच्छे से पढ़ लीजिए, यानी कहने का मतलब 90 घंटा की आप पढ़ाई अगर करोगे, 90 घंटे में आपकी कंप्लीट हो जाएगी बायोलॉजी, 90 घंटे में, बहुत दमदार तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा करते हैं आज 8 नंबर पॉइंट की। और 8 नंबर जो पॉइंट है वो होगा पर्यावरणीय समस्याएं। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूंगा, आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं एक्सीलेंट गुरु, जिससे कि आपको हमारा चैनल मिले और उसको आप अच्छे से ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये तो बात हमारे टेलीग्राम की हो गई। फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अनअकैडमी भी फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं हर जगह पढ़ाता हूं, टेंशन मत लो, आप अच्छे से पढ़ो बस। आज हम चर्चा करेंगे 8 नंबर पर्यावरणीय समस्या के बारे में। किसके बारे में? पर्यावरणीय समस्या के बारे में। और पर्यावरणीय समस्या की अगर चर्चा करते हैं, पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहली बात आती है पर्यावरणीय समस्या है क्या। पर्यावरणीय समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं, तो पर्यावरणीय समस्या है क्या? देखिए, पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न क्यों होती हैं, यानी ऐसी समस्या जो मानव के द्वारा उत्पन्न हो सकती है, ऐसी समस्या जो अपने आप प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हो सकती है। तो ये उत्पन्न होती क्यों है, उसका कारण क्या है कि मनुष्य क्या करता है, मनुष्य प्रकृति के अंदर कुछ अवांछनीय परिवर्तन कर देता है। प्रकृति के अंदर क्या कर देता है? अवांछनीय परिवर्तन कर देता है। और उस अवांछनीय परिवर्तनों की भरपाई खुद प्रकृति भी नहीं कर पाती है। उस अवांछनीय परिवर्तनों की मतलब जो भरपाई है वो कौन नहीं कर सकती? खुद पृथ्वी भी नहीं कर सकती, खुद प्रकृति भी नहीं कर सकती। उसी को हम क्या बोलते हैं? पर्यावरणीय समस्या बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? पर्यावरणीय समस्या। तो ये आपको कोई काम की बात नहीं है, हमें ध्यान रखना है पर्यावरणीय समस्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो ध्यान रखना, पर्यावरणीय समस्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अचानक हलचल उत्पन्न होने से, अचानक हलचल उत्पन्न होने से होने वाली पर्यावरणीय समस्या, हलचल उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय समस्या। दूसरी है मानव निर्मित या फिर मानव के द्वारा मानव निर्मित समस्याएं। दूसरी क्या है? मानव निर्मित समस्याएं, ये हमारी दूसरी समस्या है। इनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अचानक हलचल से कौन सी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है? जैसे बात करते हैं, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गई। ये अचानक हलचल से उत्पन्न होती हैं। ये सारी घटनाएं, भूकंप, ज्वालामुखी अचानक से उत्पन्न होती हैं। तो ये एक पर्यावरणीय समस्या है। भूकंप और अचानक ज्वालामुखी से वायु प्रदूषित होती है। क्या होती है? वायु प्रदूषित होती है ना। इससे प्रदूषण फैलता है। तो ये अचानक हलचल उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय समस्या है। अगर मानव निर्मित समस्या की बात करें, तो मानव किस प्रकार से ये समस्या उत्पन्न करता है? जैसे आपने देखा होगा कि मानव क्या करता है? वन काटता है। तो वो अगर वन काटेगा तो हमारे वातावरण में, हमारे वातावरण में क्या होगा? हमारे वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। CO2 की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। और CO2 की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। वो क्या है? हमारे लिए हानिकारक।
रहेगी बात याद बिल्कुल अच्छे से। यानी मानव किस प्रकार से समस्याएं उत्पन्न करता है, मानव किस प्रकार से पर्यावरण से संबंधित समस्या उत्पन्न करता है, उसमें सबसे पहली बात आती है वन को काटना। वन काटेगा तो CO2 की मात्रा बढ़ेगी, जो हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, जैसे मानव आप अपने सुविधा के लिए, मानव अपनी सुविधा के लिए एसी का प्रयोग करता है और रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करता है, रेफ्रिजरेटर। तो ये जो एसी और जो रेफ्रिजरेटर है ना, एसी और रेफ्रिजरेटर, ये इसके अंदर कौन सी गैस डाली जाती है, CFC गैस डाली जाती है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 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 क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस डाली जाती है। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, ये हमारी जो ओजोन परत है, ओजोन परत, उस ओजोन परत में क्या करती है, ओजोन परत में छेद करती है। क्या करती है, ओजोन परत में छेद करती है। ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है उसका कारण क्या है, यही CFC गैस है, जो किसके द्वारा उत्पन्न होती है, रेफ्रिजरेटर और एसी के द्वारा। और रेफ्रिजरेटर और एसी का प्रयोग कौन करता है, मानव करता है, नहीं कि पशु करते हैं। कौन करता है, मानव करता है। इसका मैं आपको इलाज भी बताऊंगा भी, इसका इलाज क्या हो सकता है, इस छेद का इलाज क्या हो सकता है, वो मैं जब आपको ओजोन अपघटन पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। तो ये कुछ पर्यावरणीय समस्याएं हैं जो अचानक भी उत्पन्न हो जाती हैं और मानव के द्वारा भी उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन सी घटनाएं ऐसी हैं जो पर्यावरणीय समस्या हैं। जैसे सबसे पहले बात करेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव। सबसे पहले बात करेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। किसके बारे में, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। आपको ये बात तो सिंपल सी थी, तो आपको ध्यान रखनी है ना। अब हम चर्चा करते हैं पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। किसके बारे में, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव, चलिए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसको मैं मिटा दिया। अब हम चर्चा करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। हेडिंग लगा सकते हैं आप, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव या फिर हरित ग्रह प्रभाव। हरित ग्रह प्रभाव भी इसे कहा जाता है। सबसे पहली बात तो ये होता क्या है, देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव या फिर हरित ग्रह प्रभाव होता क्या है, समझना इस बात को कि ऐसे क्षेत्र जहां पर बर्फ गिरती रहती है, यानी जहां का तापमान बहुत कम रहता है, जहां पर तापमान बहुत कम रहता है, यानी कहने का मतलब सूर्य की किरणें नहीं निकलती हैं, सूर्य जहां पर नहीं निकलता है, धूप नहीं गिरती है, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। वहां पर इसका उपयोग किया जाता है तो समझना, देखो जहां पर बर्फीला जो स्थान है, बर्फीला स्थान क्या है, बर्फीला स्थान, तो बर्फीले स्थान पर तापमान क्या होता है, कम होता है। बर्फीले स्थान पर तापमान क्या होगा, कम होगा, तापमान कम होगा। और कम तापमान में वहां के पौधे क्या नहीं कर पाते, वहां के पौधे वृद्धि नहीं कर पाते, पौधे वृद्धि नहीं कर पाते हैं, वृद्धि नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो वहां के लोग क्या करते हैं, एक ऐसी कोई व्यवस्था तैयार करते हैं जिससे वो पौधा वृद्धि करने लग जाए, जिससे वो पौधा वृद्धि करने लग जाए। तो कैसे करते वो देखो, जो बर्फीला स्थान होता है वहां पर तापमान कम होता है, इसलिए वहां पर पौधे क्या नहीं करते, वृद्धि नहीं करते। लेकिन वहां के लोग कृत्रिम रूप से क्या करते हैं, उन पौधों की वृद्धि करवाते हैं। कैसे करवाते हैं, वो एक बॉक्स बनाते हैं कांच का। किसका बनाते हैं, कांच का बॉक्स बनाते हैं। किसका बॉक्स बनाते हैं, कांच का बॉक्स बनाते हैं। और इस कांच के बॉक्स के अंदर क्या रख देते हैं, पौधा रख देते हैं। क्या रख देते हैं, पौधा। ठीक है, इस प्रकार से पौधा है इस कांच के अंदर। अब ये ऐसा कांच होता है, एक गहरा कांच होता है। कैसा कांच होता है, हैरा कांच। ये कांच कैसा होता है, हैरा कांच होता है। हैरे कांच का उपयोग करते हैं वो। और इस कांच की विशेषता ये होती है कि इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश आएगा, थोड़ा बहुत, कितना भी प्रकाश आओ, वो प्रकाश इसके अंदर तो घुस जाएगा लेकिन बाहर नहीं जा पाता। अब इसके अंदर आता जाएगा प्रकाश, इसके अंदर आता जाएगा और बाहर जाएगा नहीं, इसलिए इसका अंदर का तापमान क्या हो जाता है, अंदर का तापमान अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, अंदर का तापमान अधिक हो जाता है, क्योंकि कम तापमान में पौधे वृद्धि नहीं कर रहे थे। लेकिन ग्रीन हाउस, इस कांच के घर के कारण, इस कांच के घर के कारण पौधों को अधिक तापमान मिला, तो ये पौधे क्या करने लग जाते हैं, ये पौधे वृद्धि करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं, ये पौधे वृद्धि करने लग जाते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हरित ग्रह प्रभाव। इसी को हम क्या कहते हैं, हरित ग्रह प्रभाव। इसी को हम क्या बोलते हैं, हरित ग्रह प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, यानी
समझना, बर्फीला जो स्थान है वहां पर तापमान कम होता है, तो वहां पर पौधे और फसल वृद्धि नहीं कर पाती, और उनको वृद्धि देने के लिए, पौधों को वृद्धि देने के लिए वहां के लोग क्या करते हैं, एक ऐसा हैरे कांच का घर बनाते हैं जिसके अंदर पौधे रहते हैं, और वो हैरे कांच के घर की एक विशेषता होती है कि वो आने वाली सूर्य की किरणों को तो आने देता है अंदर तो, लेकिन वो बाहर नहीं जाने देता वापस। अगर वो सूर्य की किरणों को बाहर नहीं जाने देगा तो अंदर का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अंदर का तापमान बढ़ने से पौधों को तापमान ज्यादा मिलेगा, और पौधे क्या करने लग जाएंगे, वृद्धि करने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे, पौधे वृद्धि करने लग जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और पौधे जब वृद्धि करने लग जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हरित ग्रह प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरित ग्रह प्रभाव बोलते हैं। तो ये तो था हरित ग्रह प्रभाव। अब इसी से संबंधित हमारे वातावरण में भी एक परिवर्तन हो रहा है, उसको भी हम हरित ग्रह प्रभाव ही नाम देते हैं, लेकिन वो क्या है उसकी चर्चा भी हमें करनी है। ये तो पौधों के लिए लाभदायक होता है, ये तो पौधों के लिए लाभदायक होता है, लेकिन एक हरित ग्रह प्रभाव ऐसा भी उत्पन्न हो रहा है जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, उसकी चर्चा भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको 2-3 बात बताता हूं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो हरित ग्रह नाम दिया था वो किसने दिया था, हरित ग्रह प्रभाव नाम किसने दिया था, या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव नाम किसने दिया था। ये नाम दिया था जे फोरियरल नाम का एक व्यक्ति था, जे फोरियरल नाम का व्यक्ति। ध्यान रखना, सर्वप्रथम जे फोरियरल जो कहां का था, फ्रांस का था। कहां का था, फ्रांस का। तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम जे फोरियरल यानी फ्रांस के व्यक्ति ने 1824 में ग्रीन हाउस प्रभाव नाम दिया। ग्रीन हाउस प्रभाव नाम दिया। ये जो नाम दिया गया है हरित ग्रह प्रभाव या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव, वो किसके द्वारा दिया गया है, जे फोरियरल के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, जे फोरियरल नाम के व्यक्ति के द्वारा दिया गया है 1824 में, जो कहां का रहने वाला था, फ्रांस का रहने वाला था। लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव के ऊपर सर्वप्रथम अध्ययन पूरा किसने किया था, तो ध्यान रखना, आरेनियस नाम का व्यक्ति था, स्वाते आरेनियस। ध्यान रखना आपको अच्छे से, स्वाते आरेनियस ने क्या किया था, स्वाते आरेनियस ने ग्रीन हाउस प्रभाव का अध्ययन किया था। ग्रीन हाउस प्रभाव का अध्ययन किया था। किसने किया, स्वाते आरेनियस ने। तो क्वेश्चन आपसे 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन पूछेगा ग्रीन हाउस प्रभाव नाम किसने दिया, ग्रीन हाउस प्रभाव नाम दिया था जे फोरियरल ने। ग्रीन हाउस प्रभाव का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, स्वाते आरेनियस ने किया था। किसने किया था, स्वाते आरेनियस ने किया था। ये बातें कुछ आपको ध्यान रखनी है। और ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। अब आपको ये बात अच्छे से समझनी है कि ये तो ग्रीन हाउस प्रभाव था जो हम पौधों के लिए काम में लेते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी, इसके ऊपर CO2 की मात्रा बढ़ रही है, और CO2 की मात्रा बढ़ने से यहाँ का तापमान ज्यादा हो रहा है। भाई तापमान ज्यादा होने को ही तो हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और हमारी पृथ्वी का भी तापमान ज्यादा हो रहा है, इसलिए इस पृथ्वी के वातावरण को भी हम क्या बोल सकते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव बोल सकते हैं। लेकिन समझना अच्छे से कैसे क्रिया हो रही है और क्या हो रही है, ये बात आपको समझना है। देखना, मनुष्य क्या करता है, मनुष्य पेड़ पौधों को काटता है। मनुष्य क्या करता है, वन को काटता है, या फिर किसी जीवाश्म को जलाता है। तो इससे क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस बाहर निकलती है। इस बात को समझना आप कि मनुष्य क्या कर रहा है, वन को काटता है या फिर जीवाश्मों को जलाता है, तो उससे, वन काटने से इस पृथ्वी के ऊपर CO2 की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है। CO2 की मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, बिल्कुल। अब ये CO2 क्या करती है,
ये मान लो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये CO2 इस पृथ्वी से उत्पन्न हो रही है, और ये पृथ्वी के चारों ओर एक परत बना ले रही है। क्या कर रही है? इस प्रकार की परत बना रही है। और ये परत, ये किसकी परत है? ये परत CO2 की है। किसकी है? CO2 की। ये जो परत है ये CO2 की है। और ये परत क्या करती है? यहां से सूर्य का जो प्रकाश आएगा, यहां से सूर्य का जो प्रकाश आएगा उसको आने तो देती है पृथ्वी के ऊपर, लेकिन पृथ्वी से टकराकर वापस जाने नहीं देती। इसलिए पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण क्या है? अधिक यानी पृथ्वी के चारों ओर का जो तापमान है वो क्या है? अधिक हो गया है। तापमान क्या हो गया है? अधिक हो गया है। तापमान क्या हो गया है? अधिक हो गया है। और इस तापमान अधिक होने को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। देखो, वो पहले वाला जो प्रभाव बताया था वो भी ग्रीन हाउस प्रभाव था, लेकिन वो तो हम कृत्रिम रूप से करते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है? अपने आप उत्पन्न हो रहा है, वनों को काटने से, जीवाश्मों को जलाने से। इस पृथ्वी के ऊपर CO2 की मात्रा बढ़ रही है, और ये CO2 क्या कर रही है? हमारे वातावरण यानी हमारी पृथ्वी के चारों ओर, हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रही है? हमारी पृथ्वी के चारों ओर परत बना रही है। क्या बना रही है? परत बना रही है। और ये परत ऐसी परत है जो सूर्य के प्रकाश को आने तो देती है, लेकिन पृथ्वी से टकराकर वापस जाने नहीं देती, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान अधिक हो रहा है। पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। और पृथ्वी का तापमान अधिक होने को ही हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और इस तापमान अधिक होने से वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा है? वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा है? तापमान में वृद्धि हो रही है। यानी इस CO2 के कारण वैश्विक स्तर पर क्या हो रही है? वैश्विक स्तर पर तापमान में वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? तापमान में वृद्धि हो रही है। और इस तापमान में वृद्धि होने को एक अलग नाम दिया जाता है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। क्या नाम दिया गया है? ग्लोबल वार्मिंग या फिर भूमंडलीय उष्मीकरण। इसे क्या नाम दिया गया है? भूमंडलीय उष्मीकरण नाम दिया गया है। तो ध्यान रखना, यह है ग्रीन हाउस प्रभाव। इसके बारे में आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? CO2 गैस। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? पृथ्वी का तापमान बढ़ना ग्रीन हाउस प्रभाव है। या फिर ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का कारण है वैश्विक स्तर पर तापमान में वृद्धि। और वैश्विक तापमान में वृद्धि क्यों हो रही है? इस CO2 के कारण। किसके कारण? CO2 के कारण। और ये CO2 क्यों बढ़ रही है? वन काटने के कारण। तो कहने का मतलब वन काटते हैं तो उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, सब कुछ इस वन के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है? बिल्कुल अच्छे से रखनी है। अब 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं किसके बारे में? अब हम चर्चा करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त चर्चा करते हैं किसके बारे में? ग्रीन हाउस जो प्रभाव है, ग्रीन हाउस प्रभाव, उसमें कौन कौन सी गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, आप नोट करके लिख सकते हो। ग्रीन हाउस गैसों का क्रम, ग्रीन हाउस गैसों का क्रम। आपसे यह भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो आपको ध्यान रखना, एक तो है CO2, ठीक है। दूसरी है CH4 यानी मेथेन। CH4 इसको बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं। और CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इसके साथ साथ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी एक प्रकार की क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। और बाबू एक जल की जो वाष्प है वो भी एक प्रकार की क्या है? यानी जल की भाप भी क्या एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। समझना, CO2 कितने % होती है? 60%। यानी कहने का मतलब ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा कौन होती है?
ये CO2 होती है, कितनी होती है? 60% होती है। कितनी होती है? 60% होती है। यानी ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा यही CO2 गैस होती है। कौन सी गैस होती है? CO2 गैस। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है CH4 के बारे में, तो CH4 कितनी होती है? 20% होती है। कितनी परसेंट होती है? 20% होती है। अगर बात करते हैं CFC की, तो CFC की मात्रा कितनी है? 14%। और बात करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितनी है? 60%। और टोटल इसको जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 100%। कितना बनेगा? 100%। ये जलवाष्प की कोई मात्रा इसमें शामिल नहीं की गई है, लेकिन जलवाष्प को ग्रीन हाउस गैस माना गया है। जो जलवाष्प है उसको ग्रीन हाउस गैस माना गया है। ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, दो क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताए थे। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस प्रभाव नाम किसने दिया था, और ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब अध्ययन किसने किया था। ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है ये मैंने आपको बताया। अब ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं और उनका प्रतिशत मात्रा कितनी होती है वो भी आपको ध्यान रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है, एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो CO2 है उसको प्रमुख ग्रीन हाउस गैस माना गया है। किसको? CO2 को। CO2 को प्रमुख, CO2 को प्रमुख ग्रीन हाउस गैस माना गया है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस माना गया है। CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन CO2 प्रदूषक गैस नहीं है। प्रदूषक गैस नहीं है। प्रदूषक गैस नहीं है। यानी कहने का मतलब ये जो CO2 है ये प्रदूषण नहीं करती है। ये तो सिर्फ क्या करती है? हमारे तापमान को बढ़ाती है। ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारे तापमान को बढ़ाती है। ये हमारे वातावरण को प्रदूषित नहीं करती है। कहने का मतलब ये क्या है? प्रदूषक गैस नहीं है। ये केवल और केवल क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। यह बात आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। जो CO2 है वो ग्रीन हाउस गैस है, न कि प्रदूषक गैस है। रहेगी बात याद? बिल्कुल रहेगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। बिल्कुल आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या प्रभाव हैं, यानी ग्रीन हाउस के क्या प्रभाव हैं, या फिर ग्रीन हाउस क्यों क्या हमारे वातावरण पर प्रभाव डालता है उसकी चर्चा करते हैं, है ना। ग्रीन हाउस के प्रभाव की चर्चा करते हैं। भाई इसका प्रभाव क्या है, इसका दुष्प्रभाव क्या है, दुष्प्रभाव, इसके दुष्प्रभाव की चर्चा करते हैं। देखिए ग्रीन हाउस का मतलब है तापमान में वृद्धि। अगर तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में अगर वृद्धि होगी तो तापमान में वृद्धि होने से जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। ग्लेशियर क्या होने लगेंगे? पिघलने लगेंगे। और ग्लेशियर पिघलने से किसकी स्थिति बन जाएगी? बाढ़ की स्थिति बन जाएगी। किसकी स्थिति बन जाएगी? बाढ़ की स्थिति बन जाएगी। ये इसका एक दुष्प्रभाव है। यानी तापमान में वृद्धि होने से जो ग्लेशियर हैं वो क्या करेंगे? पिघलेंगे। और ग्लेशियर पिघलने से बाढ़ की क्या हो जाएगी? स्थिति बन जाएगी। बाढ़ की स्थिति क्या हो जाएगी? बन जाएगी। रहेगी बात याद? बिल्कुल रहेगी। अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे, अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे इंपॉर्टेंट तरीके से। एक बात मैं आपको और बताता हूं कि जो ये तो पहला इसका प्रभाव है। दूसरा प्रभाव, इसका दूसरा प्रभाव क्या है ग्रीन हाउस गैस का? अगर ग्रीन हाउस गैस से ज्यादा बढ़ेंगी, ग्रीन हाउस गैस से ज्यादा बढ़ेंगी तो जो जीव जंतुओं का जो आवास है, जीव जंतुओं का आवास, जीव जंतुओं का आवास का क्षरण होगा। जीव जंतुओं के आवास का, जीव जंतुओं के आवास का क्षरण। क्षरण का मतलब वो विघटित हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर बाढ़ आएगी तो जो जीव जंतु उनके घर क्या हो जाएंगे? विखंडित हो जाएंगे। उनके घर क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। और उनके घर टूटने से, उनके घर टूटने की घटना को कहा जाता है, उनके घर टूटने की घटना को कहा जाता है आवासीय विखंडन। क्या कहा जाता है? आवासीय विखंडन। आवासीय विखंडन। और आवासीय विखंडन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है वो भी आपको ध्यान रखना है। आवासीय विखंडन को इंग्लिश में कहा जाता है हैबिटेट, हैबिटेड या हैबिटेट, हैबिटेड फ्रेगमेंशन। क्या कहा जाता है? फ्रेगमेंटेशन, 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 मेंटेंशन, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, यानी
क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का कारण क्या है, तो आप क्या लिखोगे, ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या कारण है, ग्रीन हाउस प्रभाव। और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन किसको कहा जाता है, आवासीय विखंडन को। किसके आवासीय विखंडन को, जीव जंतुओं के आवास का क्षरण होना आवासीय विखंडन या फिर हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। कहने का मतलब ग्रीन हाउस गैस के कारण क्या होता है, आवास खत्म हो जाता है, जिसे हम हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। ये था हमारी ग्रीन हाउस गैस के बारे में। और ग्रीन हाउस गैस के बारे में आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। अगली जो हमारी क्लास आएगी उस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ओजोन क्षरण के बारे में, ओजोन अपघटन के बारे में। ओजोन परत में जो अपघटन हो रहा है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारा ये वायु प्रदूषण का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण, 2 इंपॉर्टेंट बचेंगे जो मैं आपको करवा दूंगा एक पार्ट में। दोनों 2 पार्ट में हो जाएंगे दोनों, यानी 3 पार्ट और आएंगे इसके। 3 पार्ट के बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं, है ना। फिर हम पादप विज्ञान भी पढ़ेंगे, थोड़ी सी कृषि विज्ञान भी पढ़ेंगे थोड़ी बहुत, और हम प्लांट किंगडम भी पढ़ने वाले हैं और जंतुओं का वर्गीकरण भी पढ़ने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो आपको हार्ड लगते हैं वो भी बचे हुए हैं, और वो मैं आपको बिल्कुल दमदार तरीके से करवाऊंगा। बस आप अच्छे से देखो। मुझे पता है ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा। वैसे ये टॉपिक पर्यावरण का है, ये टॉपिक पर्यावरण का है, लेकिन ये टॉपिक मैंने यहाँ पर करवाना बहुत इंपॉर्टेंट समझा, क्योंकि यहाँ पर हम वायु प्रदूषण की चर्चा कर रहे थे और वायु प्रदूषण का ही ये भाग होते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर करवाया है। वरना मैं आपको पर्यावरण में करवा देता तो अच्छा लगता, लेकिन यहाँ पर भी करना में आवश्यक था, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमें तो सब कुछ पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं इसी प्रकार से आपको साइंस पूरी जमकर साइंस पढ़ाऊंगा। पूरी एक बात मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप सपोर्ट नहीं करते हो, पीछे की वीडियो देख लो, पीछे की वीडियो में आपका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। आप फालतू की वीडियो देखते रहते हो, लेकिन इस प्रकार की वीडियो आप नहीं देखते हो। यह आपकी गलती या मेरी गलती मेरे को नहीं पता, लेकिन ऐसे रोजाना नहीं चलेगा, थोड़े दिन ही चल सकता है। अगर आप मेरा सहयोग नहीं करोगे तो मैं कितने दिन चलूंगा, मैं ज्यादा नहीं चल सकता। आपको सहयोग करना पड़ेगा, आपको सहयोग करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और भी सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और अगर चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, बाय बाय।